एक जंगल जहाँ ना कोई सड़क थी ना इंसान की परछाई, और उस जंगल में एक 5 साल का बच्चा टकराता है एक बंद वैन से। जब उसने खिड़की से झांका, अंदर एक खिलौना रखा था, लेकिन उसे क्या पता कि उस वैन के अंदर वो चीज थी जो उसकी पूरी जिंदगी उथल पुथल कर देने वाली थी। दोस्तों, ये कहानी है बाप, बेटे और ज़ॉम्बी की दुनिया की, जहाँ प्यार भी है, दर्द भी है और मौत हर कोने में घात लगाए बैठी है, और इसका अंत आप सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक सुनसान वीरान जंगल, न कोई इंसान न कोई आवाज, बस पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती हवा की सिसकियां। इसी जंगल में एक 5 साल का लड़का मार्को एक पुरानी बंद पड़ी रहस्यमयी वैन देखता है। वो चौंक जाता है, इतनी घनी झाड़ियों और पहाड़ियों को पार करके कौन यहाँ तक गाड़ी लेकर आया होगा। वो धीरे धीरे वैन के पास जाता है और नोट करता है कि उसका दरवाजा अंदर से कसकर बंद है, यानी कोई इस गाड़ी में रह रहा था या अब भी रह रहा है। बच्चे की जिज्ञासा ने डर को पीछे छोड़ दिया। मार्को एक डिब्बा खींचकर चढ़ा और खिड़की खोलकर अंदर झांका तो सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फिर देखा एक छोटा सा टॉय सोल्जर टेबल पर रखा है। उसकी मासूम मुस्कान लौट आई। डर भूलकर वो खिड़की से अंदर घुस गया, पर उसे नहीं पता था यही एक कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही वो टॉय सोल्जर को हाथ में लेकर खेलने लगा, पीछे से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर रही हो, और फिर अंधेरे से एक कदावर परछाई बाहर आई। मार्को डर के मारे पीछे हटते गया, तब तक जब तक दीवार से न जा टकराया। लेकिन तभी वो परछाई झुकी और अपने हाथ में पकड़ी टॉय कार मार्को की तरफ बढ़ा दी। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ऐसा। इतना सौम्य व्यवहार देखकर मार्को को एहसास हुआ कि ये कोई मानव ही है, मगर उसका चेहरा डाउन सिंड्रोम से प्रभावित था। नाम था मिकी। दोनों लगभग हमउम्र थे और दोस्ती बहुत जल्दी हो गई। मार्को को मिकी के साथ खेलते हुए बड़ा मजा आने लगा, पर एक सवाल उसे अब भी परेशान कर रहा था। ये मिकी जंगल में आया कहां से? एक दिन जब मार्को वापस लौट रहा था तो उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो रुका, पीछे से एक औरत बंदूक ताने खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही औरत ने मार्को के हाथ में मिकी का दिया हुआ टॉय सोल्जर देखा, उसका चेहरा नरम पड़ गया। उसने न सिर्फ बंदूक नीचे रख दी, बल्कि उसे जंगली फल भी दे दिए और कहा, जल्दी घर चले जाओ बेटा। मार्को को सब कुछ अजीब लगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुका। जैसे ही वो आगे बढ़ा, देखा वही औरत अब मिकी को गले लगा रही थी। सामने माँ और बेटे का प्यार, और दूसरी ओर मार्को, जिसने कभी अपनी माँ को महसूस ही नहीं किया था। अब तक मार्को अपने पिता के साथ इस जंगल में कैद था। उसे कभी बाहर की दुनिया में जाने की इजाजत नहीं थी। उसके पिता कहते थे, जंगल के बाहर सिर्फ बर्बादी है, लोग संवेदनहीन झोंबी बन चुके हैं। लेकिन मार्को इस बात पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था उसके पिता सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं। उसी दिन पानी लाना भूल गया। डर के मारे जाकर पिता को गले लगाने गया तो उसने धक्का दे दिया, जैसे कोई अनजान हो। अब मिकी ही उसका सहारा था। वो मिकी से मिलता रहा, खेलता रहा। मिकी की माँ भी उसे धीरे धीरे अपनाने लगी थी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान गोलियों की आवाज आई। पिता ने उसे एक पेड़ के पीछे छिपाया और खुद बंदूक लेकर भाग गए। मार्को से रहा नहीं गया और वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। जहां पहुंचा वहां का मंजर उसकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। मिकी की माँ जमीन पर घायल पड़ी थी और सामने उसका पिता बंदूक ताने खड़ा था। फिर एक और गोली चली। मार्को डर के मारे वहां से भाग गया। अब उसे समझ आ गया था कि जो डर उसे दिखाया गया था, असल में उसका असली शैतान तो खुद उसका बाप ही है। उसे याद आया एक वीडियो क्लिप जिसमें उसकी माँ डर से चिल्ला रही थी और पीछे से उसके पिता की चीख सुनाई दे रही थी। क्या उसकी माँ को भी इसी ने मारा था? उस रात मार्को ने फैसला ले लिया, अब नहीं झेलेगा ये जहर। रात को जब पिता सो गया तो मार्को ने उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी, फिर अलमारी से बंदूक उठाई और भाग गया। लेकिन अकेला नहीं गया, वो मिकी को भी साथ ले गया। मिकी ने पूछा, मेरी मम्मी कहाँ है? मार्को कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, वो मिट्टी बन गई है। मिकी ने मासूमियत से उसे गले लगाया और मार्को को वो प्यार मिला जो कभी अपने पिता से नहीं मिला था। अब दोनों जंगल के बाहर की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई आजादी की तरफ भाग रहा हो। मार्को को यकीन हो चला था कि बाहर की दुनिया वैसी नहीं जैसे उसके बाप ने डराया था। लेकिन तभी झाड़ियों में से आवाज आई, अजीब सी, डरावनी। मार्को समझ गया ये इंसान नहीं है। एक परछाई झाड़ी से निकली। मार्को ने तुरंत मिकी को उठाया और भागने लगा। आगे एक टूटी फूटी कार दिखी। दोनों उसके अंदर छिप गए। मार्को का दिल धड़क रहा था। उसे अब समझ आया कि उसके पिता जिन ज़ॉम्बी लोगों की बात करते थे वो सच थे। ये वो लोग थे जो कभी इंसान थे, पर अब इमोशनलेस मरे हुए जिस्म बन चुके हैं, जो बस खून और मांस के भूखे हैं। अब देर हो चुकी थी। गाड़ी के बाहर कई ज़ॉम्बी आ गए, गाड़ी को तोड़ने लगे। मार्को ने मिकी को सीने से लगाया, आंखें बंद की, शायद अब यही आखिरी पल हैं। लेकिन तभी बाहर से गोली चलने की आवाज आई। फिर किसी ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। वो उसका बाप था, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। बाप ने बेटे को जिंदा देखा तो सुकून मिला, लेकिन मिकी को देखकर उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी। वो जानता था
झोंबी और बर्बादी का द्वार अभी बाकी है। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर मिकी को कार में बंद कर दिया और मार्को को खींचकर वहां से ले गया। जंगल में हालात बद से बदतर हो गए थे। मार्को का बाप अब खुद को और दूसरों को एक साथ बचा नहीं सकता था। मिकी को वहीं छोड़कर वो दुश्मनों से लड़ने निकल पड़ा। इस दुनिया में जिंदा रहना है तो दिल को पत्थर बनाना पड़ता है। मार्को के एक कड़वे सवाल पर बाप कुछ नहीं बोल पाया। शायद वो मजबूर था। अगर उस दिन मिकी की माँ को गोली न मारी जाती तो मरे हुए लोग 3 होते, मिकी की माँ, मार्को और उसका बाप। बाप कुछ कहने ही वाला था कि जंगल में फिर एक डरावनी आवाज गूंज उठी। इस बार भी उसने बेटे को पेड़ की जड़ों के पीछे छिपा दिया, खुद पूरी तरह सामने आ गया और उन झोंबी जैसे राक्षसों को एक एक कर मार गिराया। मार्को को पहली बार लगा शायद बाप इतना भी बुरा नहीं, लेकिन तभी एक और झोंबी बचकर जंगल की ओर घुस गया और सीधे मार्को की ओर बढ़ा। पहली बार ऐसी भयानक चीज से सामना हुआ था। डर से कांपता मार्को सोचने लगा, बापू ने तो गोली मार के खत्म कर दिया था, मुझे भी वैसा करना होगा। उसने खुद को संभाला, बंदूक उठाई और दिल थाम कर ट्रिगर दबा दिया। गोली चली, झोंबी वहीं ढेर हो गया। बाप ने गोली की आवाज सुनी और दौड़ता हुआ आया। रास्ते में एक छुपा हुआ झोंबी उस पर झपट पड़ा और बाप को काट लिया। लेकिन बाप को तब तक एहसास भी नहीं हुआ जब तक मार्को से गले लगते वक्त उसके हाथ से तेज दर्द नहीं हुआ। आस्तीन ऊपर की, दांतों के गहरे निशान साफ दिख रहे थे। अब बाप जान गया उसका वक्त आ गया है, वो अब ज्यादा दिन इंसान नहीं रहेगा। उसने खुद को एक पेड़ के पास टिकाया, थक चुका था। मार्को अब समझ गया, जो इंसान उसने हमेशा क्रूर समझा वो दरअसल एक पिता था जिसने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया। अब बाप ने सच्चाई बताई। मिकी की माँ को झोंबी ने काटा था, वो खुद चाहती थी कि मैं उसे मार दूं ताकि मिकी उसे कभी ऐसा ना देखे। और माँ की बात बाप ने कहा, तुम्हारी माँ मरी नहीं थी, उसे एक साइंटिफिक लैब ने झोंबी वायरस पर रिसर्च के लिए ले जाया था। मार्को के लिए ये एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन तभी बाप को झोंबी वायरस का असर महसूस होने लगा। उसने चीखते हुए कहा, भाग जा बेटा, देखना नहीं चाहता कि तेरा बाप तुझ पर झपट पड़े। मार्को मिकी को ढूंढता हुआ आगे भागा और पीछे से एक गोली की आवाज आई। उस आवाज ने साफ कर दिया, बाप ने खुद को मार लिया था ताकि बेटा जिंदा रह सके। अब मार्को अकेला था मिकी के साथ, लेकिन उसे अब उम्मीद थी कि माँ जिंदा है। वो जा रहा था टैंगू नाम की उस जगह की ओर जहाँ उसे अपनी माँ मिल सकती थी। दोनों लोहे की पटरियों पर चल रहे थे। हर चीज नई लग रही थी, दुनिया डरावनी थी पर आजादी भी थी। फिर दोनों एक ट्रेन के डिब्बे की तरफ बढ़े। मार्को ने अंदर झांका और तबाही शुरू हो गई। कई झोंबी अंदर से झपट पड़े। मार्को बाल बाल बचा, मिकी को पकड़कर पीछे भागा। अब उसे यकीन हो चला था बाहर की दुनिया भी अंदर से सड़ चुकी है। अभी वो सोच ही रहे थे कि 2 आदमी बंदूक लिए सामने आ गए। औरतों से नहीं, इस दुनिया में अब इंसानों से ज्यादा डर लगता था। उन्हें गाड़ी में डालकर एक छोटे से मानव शिविर में ले जाया गया। मार्को को लगा शायद अब अच्छा होगा, पर यहाँ असली कैद शुरू हुई। शिविर का नेता दोनों बच्चों को देखकर चौंक गया, खासकर मिकी के चेहरे को देखकर जिसमें डाउन सिंड्रोम था। वो मान बैठा, ये भगवान का भेजा चमत्कार है। उसने आदेश दिया, एक को भगवान बना देंगे, दूसरे को मार देंगे ताकि सिर्फ एक आस्था बचे। मार्को को कैद कर दिया गया। अब या तो मिकी भगवान बनेगा या मरेगा। मार्को को सब कुछ पता चला। इस दुनिया में जो भी बच्चा अब पैदा होता है वो वायरस के साथ पैदा होता है। जिंदगी अब सिर्फ संक्रमण से बचने की दौड़ है। लेकिन अगली सुबह चमत्कार हुआ। वो आदमी जिसने उन्हें कैद किया था मार्को को चुपचाप आजाद कर देता है। वो कहता है बच्चे ही इस दुनिया को दोबारा इंसानियत सिखा सकते हैं। मार्को भाग जाता है पर मिकी को पीछे नहीं छोड़ता। फिर से लौटकर मिकी को भी आजाद कराता है। नेता अब गुस्से में जल रहा था, लेकिन उसे यकीन था 2 बच्चे भागकर ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। उसी यकीन के साथ उसने अपने आदमियों के साथ पीछा किया और एक इमारत में मिकी को पकड़ लिया। मार्को चुपचाप छिपा हुआ था। तभी एक ड्रोन आया और फिर मशीन अग्नों से गोलियां बरसने लगीं। नेता और उसके सभी आदमी मौत के घाट उतर गए। मार्को ने नीचे देखा, कई अजनबी सैनिक आ चुके थे। उसने नहीं जाना कि वो दुश्मन हैं या दोस्त, लेकिन मिकी को खतरे में देखकर मार्को बाहर निकल आया। मिकी ने हाथ के इशारे से मना किया, रुको मत दिखो, लेकिन देर हो चुकी थी। एक सैनिक पास आया और तभी मिकी ने जमीन से बंदूक उठाई। जानबूझकर सैनिक का ध्यान अपनी ओर खींचा। सैनिक घबरा गया, ट्रिगर दबा दिया। मिकी वहीं गिर पड़ा। मौत, सन्नाटा और तबाही। मार्को अब सचमुच अकेला था। मिकी की मौत ने उसे तोड़ दिया। अब वो भटकता फिरता था जैसे कोई चलता फिरता मुर्दा हो। एक बंकर नुमा बिल्डिंग में घुसा जहाँ स्क्रीन पर कोई प्रचार कर रहा था और चारों ओर फिर से झोंबी घूम रहे थे। लेकिन अब मार्को को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने ईयरफोन लगाया और म्यूजिक में खो गया, जैसे फिर से जंगल की गोद में पहुंच गया हो। तभी फिर से गोलियां चलने लगीं। झोंबी गिरते गए, मौत पास आई, फिर रुकी, सब कुछ शांत हो गया। और अब मार्को के कानों में एक आवाज गूंजी, CIS फायर अल्फा फॉलिंग विद मी, डेल्टा फॉलिंग विद मी, पोस्टर मेकर्स फॉर प्रोसीड विद AI, कंट्रोल मी विद इमरजेंसी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इंसानियत और तकनीक की जंग शुरू होती है।